तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो जूनियर क्लासेस में आपको बहुत आराम से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ाया जाता है कि दिस इज अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट बाय कैरीड आउट। पहले फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लिखते हैं। यस बेटा, नहीं आज तो एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूंगी, फिर उसके बाद जब मैं ये पढ़ाऊंगी तो इसमें नोट्स भी साथ साथ लिखाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक बार पढ़ाऊंगी फिर रिवाइज करूंगी, तो इसमें भले हम स्लो चलें बट इसको साथ के साथ हम करते आएंगे। ठीक है, दैट विल डू। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अभी जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़नी है तो मैं इसका आउटलाइन दे रही हूँ कि चैप्टर हमें कैसे कैरी ऑन करना है। ठीक है, तो आपका जब हम फोटोसिंथेसिस जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे तो आपने पढ़ा होता है कि ये एक तरह से प्लांट्स का एक फूड मेकिंग प्रोसेस है एंड प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको जो है एक्चुअली फूड जो है प्लांट से मिलता है। प्लांट्स अपना फूड जो है सनलाइट यूज करके बनाते हैं, तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट को यूज करके या सम केमिकल इनऑर्गेनिक मैटर से फूड बनाते हैं, वो सब जो है प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में आते हैं। बट जो सबसे प्राइम इवेंट है दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा होता है कि अगर प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करनी है तो पहला इन प्लांट्स, ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, प्राइमरीली इन प्लांट्स हो रहा है। और आपको पढ़ाया गया था कि आपको CO2 रिक्वायर्ड है, वाटर या H2O रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको सनलाइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक पिगमेंट चाहिए जिसे हम ग्रीन कलर का है एंड दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल। और साथ ही साथ ये इतनी चीजों की तो हमें रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद इसका आउटकम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होता है, तो यू हैव लाइक ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो ग्लूकोज जिसे आप C6H12O6 कहते हैं, साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन विच इज वाइटल गैस आपके लिविंग बींग्स के सर्वाइव करने के लिए, और आपका वाटर भी, बट दैट इज जनरली इन फॉर्म ऑफ वेपर, जो कि आपके स्टोमेटा से रिलीज होता है, प्लांट को भी कूल डाउन करता है। और आपका ये जो वाटर वेपर का रिलीज होना है स्टोमेटल पोर से, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम, वाटर वेपर जो निकलता है स्टोमेटल पोर से, उसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन, है ना। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक जरूरी इवल कहते हैं आप प्रोसेस है, मतलब कि इसमें वाटर लॉस हो रहा है बट इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तो वो प्रेशर नहीं जनरेट होता है जिससे रूट्स जो है अपनी सराउंडिंग सॉइल से जो भी है वाटर एब्जॉर्ब करे। तो ट्रांसपिरेशन भी जरूरी है। तो वो ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस है उसका वाला वाटर इज ओवर हियर। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत वाइटल है, प्लांट के लिए भी रिक्वायर्ड है। और ये ग्लूकोज वो ऑर्गेनिक फूड है जो कि इमीडिएट यूज में तो ग्लूकोज है, और जब प्लांट इसे स्टोर करता है, जब ज्यादा ग्लूकोज बना होता है तो इसको वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में। तो स्टार्च इज मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन या रिजर्व वर्जन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च टूटेगा तो यू विल गेट ग्लूकोज। तभी आपको कहते हैं ना कि आप रोटी च्यू करें या कोई भी चीज बहुत ग्रेजुअली च्यू करते हैं तो आपके सलाइवा में एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और वो क्या करेगा, तोड़ देगा। अब ये जो फोटोसिंथेसिस कैरी होता था तो आप बताते थे कि प्लांट्स में भी प्राइमरीली इट इज लीफ विच इज किचन, है ना। लीफ है वो किचन जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सपोज अब जैसे हमारे यहाँ किचन में क्या होता है, हमारे किचन में अगर हमें खाना बनाना है तो देयर हैज टू बी अ सप्लाई। ठीक है, सपोज मुझे अभी खिचड़ी, पता नहीं तुम लोग खाते हो नहीं खाते, बट फॉर द टाइम बिंग सपोज आई एम सेइंग कि मान लो सबसे बेसिक है दैट इज खिचड़ी, है ना। तो आपके लिए क्या होगा, आपको खिचड़ी के लिए दाल चावल चाहिए होगा, है ना। दाल चावल चाहिए होगा,
मान लीजिए उसमें थोड़ा पानी, नमक, हमारी खिचड़ी में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, वो सब पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक कुकर लिया, उस कुकर में मैंने दाल डाल दी, चावल डाल दिया, मैं किचन में हूँ, दाल डाल दिया, चावल डाल दिया, नमक हल्दी जो भी कुछ चाहिए, और मैंने प्रेशर कुकर मतलब बंद कर दिया, खिचड़ी बन जाएगी। क्यों? हाँ, आपने उसे गैस स्टोव पे पहले तो नहीं चढ़ाया, है ना, और आपने उसको वो हीट नहीं दिया, अंटिल अनलेस हीट वोंट बी देयर, वो उसका कुकिंग नहीं होगा। यही कहानी अगर आप यहाँ पे खिचड़ी वाली लैंग्वेज को ही आप डेसिफर करें, तो आप ये मान के चलें कि सपोज लाइक CO2 इज योर मेन इंग्रेडिएंट, खिचड़ी का क्या है मेन इंग्रेडिएंट, जैसे दाल चावल इज योर दिस पार्ट, ठीक है। खिचड़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं कि दाल और चावल वो मेन इंग्रेडिएंट है। लीफ इज दैट किचन वाला एटमॉस्फेयर। ये जो क्लोरोफिल है ना बेटा, ये क्लोरोफिल है गैस स्टोव। गैस स्टोव नहीं होगा तो वो सिलेंडर, मतलब तुम रखोगे किस पे जलाओगे, सिलेंडर पे तो सीधे तुम नहीं चढ़ाओगे। तो ये जो गैस स्टोव है, ये जब तक आप नहीं जलाओगे, और गैस स्टोव जलता किससे है, LPG से। तो गैस स्टोव जो है वो LPG वाली एनर्जी राइट फॉर्म में ट्रैप करके हीट करता है दाल चावल को, और जब दाल चावल हीट होता है तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बना है दैट इज योर खिचड़ी, ठीक है। हीट, फिर आपका खिचड़ी बना है, अगर आपने हींग वींग का तड़का दिया है तो हींग की जब प्रेशर मारेगा तो हींग की भी स्मेल जाएगी, वेपर की भी स्मेल जाएगी, तो इस तरह से होगा। तो फाइनली कुकिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो आपको जूनियर क्लासेस में बहुत आराम से पढ़ाया जाता है कि देयर इज CO2 प्लस H2O, फिर देयर इज सनलाइट, there is chlorophyll, and then you have glucose, ऐसे कर ले C6H12O6 plus O2 plus H2O। ये एक बेसिक रिएक्शन आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, हमें बताया जाता है फोटोसिंथेसिस ऐसे होती है, ये रिक्वायर्ड होता है और हो जाता है। तो इन्होंने कहा क्या, अभी तो आपने मतलब आपको बताया गया कि फोटोसिंथेसिस है क्या, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करता है, और वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो भी ग्लूकोज और बाकी चीजें बनाते हैं। ये हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ तो लिया, बट क्या ये बात ऐसे ही आ गई थी? तो इन्होंने कहा नहीं, ये बात ऐसे नहीं आई थी, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुए थे। किसी एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि इस प्रोसेस के लिए CO2 रिक्वायर्ड है, किसी एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि सनलाइट रिक्वायर्ड है, किसी एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या रिक्वायर्ड है एंड क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब वेरीफाई हुआ। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन में ये रिएक्शन आया जो कि समराइज कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले चरण में वी विल टॉक अबाउट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव एक्चुअली जस्टिफाइड कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम लोग सेल में पढ़ते थे ना, हम सेल में पढ़ते थे कि आपका जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली कैरीड आउट बाय दैट प्लास्टिड, और उस प्लास्टिड का नाम था क्लोरोप्लास्ट। आपके जो क्लोरोप्लास्ट है, लीफ आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे आप क्लोरोफिल कह रहे हैं। फिर अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करूं, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब आप रिकलेक्ट करते हैं तो पहला ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, VVIP है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बनाते थे आपका ऐसे स्टैक्स बनाते थे, ठीक है। ये जो स्टैक है, दिस स्टैक इज ग्रेनम, ठीक है। आपका
हर ये जो पूरा ग्रेनम का स्टैक है उसका एक यूनिट इज थाइलाकॉइड। ठीक, फिर ये जो बीच का स्पेस है, ये जो बीच का मैट्रिक्स है, उस बीच के स्पेस को हम कहते थे स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा में ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते थे स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, फिर हम आपको बात करते थे कि फोटोसिंथेसिस दो चरणों में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन टू फेजेस। Occurs in two phases. One is light reaction, another one is dark reaction. आपका जो लाइट रिएक्शन है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट, और इसका मेम्ब्रेनस पार्ट क्या है? ग्रेनम, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली। लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट के प्रेजेंस में जो भी चीजें चल रही होंगी वो सारी इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में होंगी। और आपका ये जो पूरा डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन होगा आपका स्ट्रोमा में। जो डार्क रिएक्शन है दैट इज फेज ऑफ बायोसिंथेसिस। आपका ग्लूकोज बनना, कार्बोहाइड्रेट बनने का काम लाइट की एब्सेंस में होता है, बट उसको बनाने के लिए, इस डार्क रिएक्शन को करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए या रिड्यूसिंग पावर चाहिए, रिड्यूसिंग पावर इज एक्चुअली योर एटीपी प्लस NADPH2। इसका जो सिंथेसिस है, इसको जो बनाने का काम है, वो काम किसमें होता है? लाइट रिएक्शन में होता है। और वो लाइट रिएक्शन आपका किसके द्वारा कैरी होगा? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो थाइलाकॉइड इज एक्चुअली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड का स्टैक इज ग्रेनम, तो थाइलाकॉइड में हो रहा है तो ग्रेनम में होगा ही होगा। और आपका स्ट्रोमा लैमेली भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो उसमें भी होगा। ठीक है, फिर बात आई कि आपका ये जो सारा चीजें हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट को कौन है जो लाइट रिएक्शन कैरी कर रहा है, या ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्यों कैरी ऑन कर रहे हैं? तो आप बताएंगे कि इन जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं इन्हीं के पास आपका क्लोरोफिल या बाकी सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो प्राइमरीली फोटोसिंथेसिस के लिए 4 पिगमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पिगमेंट्स required for photosynthesis, required for photosynthesis। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए। ठीक है, दूसरा है आपका क्लोरोफिल बी, फिर है आपके कैरोटीनॉइड्स, एंड देन यू हैव ज़ैंथोफिल्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी लाइट हार्वेस्टिंग वगैरह हो रही है उसका जो प्राइम रिएक्शन सेंटर है, प्राइम रिएक्शन सेंटर कौन है? सारा कार्यक्रम कहां पे हो रहा होगा? क्लोरोफिल ए के पास हो रहा होगा। बाकी ये जो तीनों पिगमेंट हैं ये सिर्फ इसको क्या करेंगे? एसेस करेंगे। सो इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे एफिशिएंट है या जो मोस्ट रिक्वायर्ड है दैट इज क्लोरोफिल ए। और हम कहते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है वो फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। फोटो मींस लाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन मींस इट स्टार्ट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब वो लाइट उस पर पड़ती रहती है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो उसे छोड़ के जाने लगते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर उस पर लगातार सिर्फ क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस करेगा तो धीरे धीरे जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो डिस्टर्ब हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो वो बचा रहे, वो मेंटेन रहे, तो उसका काम या जो लाइट को ट्रैप करने का काम है वो ये सारे पिगमेंट भी
करने लगते हैं। तो ये उसको मदद करते हैं कि भाई आप अकेले नहीं करें। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई एक बच्चा है जो सबसे एफिशिएंट है, ठीक है, एक टीचर है, उसने कहा कि ये जो मेरी क्लास का जो बेस्ट बच्चा है मैं इसको ये प्रोजेक्ट दूंगी, बट अगर वो बच्चा जो सबसे एफिशिएंट है, आपने उसे क्या करा कि एक कोई मतलब ऑलरेडी उस पर पढ़ाई वढ़ाई का लोड है, मैंने उसे एक प्रोजेक्ट का टास्क दे दिया, तो अब क्या होगा, पहले तो वो पढ़ाई में भी उसे बेस्ट परफॉर्म करना है, उसका लोड है, फिर आपने प्रोजेक्ट दे दिया और मेरा बेस्ट बच्चा है बेस्ट करके देगा, तो आपने उसे क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। जब आप उसे ओवरलोड कर देंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो क्या होगी, चैलेंज होगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लास में और भी जो बच्चे हैं उनसे कहूंगी कि देखें लाइक ही इज तो डेफिनेटली ब्राइट, यू ऑल नो, अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बिकॉज ही इज द ब्राइटेस्ट, तो फाइनली कोऑर्डिनेट यही करेगा, आप सब पार्ट्स में वर्क करके आप इसको एक जैसे होता है ना क्यूमुलेटिव एफर्ट हो, प्राइम सेंटर ये है जो कि ये देखेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लेगा, बट आप सब भी इसे क्या करेंगे, एसेस करेंगे। तो जो क्लोरोफिल ए है वो प्राइमरी पिगमेंट है जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और ये सब मिलके क्या करते हैं, एक तरह से प्राइमरली इन्वॉल्व नहीं है, बट ये उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं, ठीक है। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स मिलके बनाते हैं LHC, या इसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर आपका जब लाइट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, हमने कहा फोटोसिंथेसिस दो चरणों में होगी, एक लाइट रिएक्शन होगा, एक आपका डार्क रिएक्शन होगा। जब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे लाइट के, सनलाइट के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की बात करेंगे, आपके ऑक्सीजन के रिलीज होने की बात करेंगे, और साथ ही साथ ATP और NADPH उस एनर्जी या रिड्यूसिंग पावर के बनने की भी बात करेंगे। फिर हम आएंगे डार्क रिएक्शन में। तो ये जो डार्क रिएक्शन डिस्कस होगा, जहां पे आप कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की बात करेंगे, तो इस सिंथेसिस में भी हम दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एक C3 प्लांट टाइप है और एक C4 प्लांट टाइप है। अभी तक हम सारे प्लांट्स को ऐसा प्लांट ही मानते हैं, बहुत ज्यादा हमने वैसे कैरेक्टराइज करा हुआ है, बट हमने पाया था कि कुछ प्लांट में जब ये आपकी बायोसिंथेसिस होती है, ये जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, तो कुछ प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कुछ प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो जिनमें 3 कार्बन होता है वो C3 प्लांट होता है, जिनमें 4 कार्बन बनता है वो C4 प्लांट होता है। नॉर्मली सारे प्लांट्स में C3 साइकिल होती ही है, ठीक है। नॉर्मली सारे प्लांट्स C3 साइकिल को प्रैक्टिस करते ही हैं। कुछ प्लांट एक्सेप्शनली, जैसे ड्राई कंडीशन है या वो कंडीशन जिसमें बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या फैसिलिटीज क्या जो रिसोर्सेज है वो उतने अबेंडेंटली अवेलेबल नहीं है, तो उनको रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, उनमें क्या है, C4 साइकिल भी चलती है, ठीक है। तो जो C4 है वो खास तरह के एरिड ड्राई क्लाइमेट वाले जो प्लांट होते हैं उनको हेल्प करने के लिए ये होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का उनका मैकेनिज्म है, तो वो चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली दो चरणों में आप पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले हम उन एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं जो कि ये वेरीफाई करते हैं कि आपका फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कैसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इनमें से एक आप लोगों ने शायद क्लास 10th में भी आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया था, है ना। तो उसमें भी कुछ कुछ आपको एक्सपेरिमेंट जूनियर क्लासेस में कराए गए थे, और सबसे पहला या जो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट था दैट वाज अबाउट वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको
नहीं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला होता था। पहला वेरीगेटेड लीफ क्या होता है आपको याद है? हाँ हाँ, कुछ ऐसी ही चीजें करते हैं। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में होता है कि आपकी जो नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल लीफ क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रीन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मनी प्लांट वाली लीफ देखते हैं तो उसमें कहीं व्हाइट पैचेस होते हैं और कहीं क्या होते हैं, ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक है। तो आपको इन्होंने, अब जैसे जो व्हाइट है दैट इज नॉट हैविंग क्लोरोफिल, और जो ग्रीन है दैट इज हैविंग क्लोरोफिल। तो इन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए इधर आपके पास एक वेरीगेटेड लीफ हो, वेरीगेटेड का मतलब जो पैचेस में व्हाइट हो, पैचेस में ग्रीन हो, और अगर आपके पास वेरीगेटेड लीफ नहीं है तो आप क्या कर लें, लीफ का हाफ पार्ट को जैसे ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। तो अगर आप ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो वहां पे क्या है, सनलाइट नहीं पड़ेगी। क्लोरोफिल को हम क्या मानते हैं, इट इज द गैस स्टोव जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक वेरीगेटेड लीफ ली, और यहाँ पे अगर मैं वेरीगेटेड लीफ बनाऊं तो इट इज जस्ट कि आपने एक बनाई जहां पे कहीं कहीं आपके जो भी आपके ग्रीन पैचेस या जो भी जैसे मनी प्लांट का लीफ होता है तो वहां पे कहीं कहीं ग्रीन स्ट्रीक है। तो जहां जहां ग्रीन वाला बनाया है वहां वहां पे क्या है कि अगर लीफ के इस पार्ट को सन को, मान लीजिए मैंने सन को, ये एक्सपोज है, प्लांट से ये लीफ अटैच है, ठीक है। जब प्लांट से ये लीफ अटैच है तो इसको वाटर मिला, ठीक है। एयर में CO2 है वो भी मिला, ठीक है। सनलाइट इसके ऊपर पड़ रहा है, राइट। फिर अब बचता है क्लोरोफिल। तो सम पार्ट इज हैविंग ग्रीन, और जो मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला छोड़ा है दैट इज दैट व्हाइट पार्ट जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आप यहाँ पे सनलाइट का भी कर सकते हैं कि क्लोरोफिल के बजाय भी यहाँ पे हम सनलाइट का ही फोकस कर लेंगे कि क्लोरोफिल वही ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये जो लीफ है, आप इस लीफ को ले और इस लीफ को पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट देते हैं, जो वेरीगेटेड लीफ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो इस लीफ को ग्रीन कलर भी इसमें प्रेजेंट है, इसमें वाटर भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है, सनलाइट भी पड़ रहा है। आप इसको क्या करो, पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट लगा दो। जब आप इससे पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम इज के, तो जब आप इसे पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट करोगे तो इन्होंने बताया कि जहां जहां पे ग्रीन पार्ट है वहां वहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है। जहां जहां ग्रीन है वहां पे तुम्हारा क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर होगा जब आप उसे पोटेशियम आयोडाइड में डिप करेंगे। वहीं जो व्हाइट पार्ट है उसके पास ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। रीजन, जहां जहां ग्रीन कलर है दैट इज हैविंग क्लोरोफिल, और वो आराम से सनलाइट को ट्रैप करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्च जो है आयोडीन से रिएक्ट करके या पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये लीफ में जहां जहां ग्रीन होगा वहां वहां ब्लू ब्लैक कलर होगा, जहां जहां पे वो व्हाइटिश होगा वहां पे ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। अब वहां पे ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो व्हाइटिश पार्ट है इट इज नॉट हैविंग क्लोरोफिल, और जहां जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां सनलाइट ट्रैप नहीं होगी। सनलाइट उस पर पड़ रही थी बट देर वॉज नो क्लोरोफिल, तो वो कोई सनलाइट यूज नहीं हुई। सनलाइट यूज नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। और इन्होंने कहा या तो आपके पास वेरीगेटेड लीफ हो, अदरवाइज आपके पास अगर नॉर्मल लीफ है, उस नॉर्मल लीफ का आपने आधा हिस्सा
जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो अगर आप इसे ब्लैक पेपर से कवर कर दोगे तो जैसे क्लोरोफिल नहीं है तो वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, यानी सनलाइट उस पर नहीं पड़ रही है, जीरो सनलाइट हो रहा है। तो अगर लीफ के एक हिस्से को आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और वही उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ग्रीन वाला लाइट को एक्सपोज है, तो जब इसको हम 3 दिन ऐसे सनलाइट दिखाएं, ये ब्लैक वाले को 3 दिन सनलाइट में मतलब कवर्ड रखें, तो जो जिसमें सनलाइट से एक्सपोज होगा ये जो है ब्लू ब्लैक कलर का होगा, ये वाला ब्लू ब्लैक कलर का होगा। बट अगर आप ब्लैक पेपर हटा देंगे और यहाँ पे आप पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। तो पॉइंट है कि हमने पहला इसे 3 दिन क्यों रखा, 3 दिन आप इसे डार्क में इसलिए वो हिस्सा रखे या कवर्ड रखे कि अगर इसमें पहले से वही बाकी हिस्सा पहले ग्रीन था ना, ये हिस्सा ग्रीन था तो ग्रीन रहा होगा, सन को एक्सपोज किया होगा तो इसमें स्टार्च बना होगा। लेकिन अगर आप इसे 3 दिन कवर रखेंगे तो जो भी इसका स्टार्च था लीफ के ग्रीन हिस्से ने उस स्टार्च को यूज कर लिया था। और आपने जब ये ब्लैक पेपर हटा के अब ये वाला हिस्से पे तो लाइट पड़ रही थी, ये वाले हिस्से में लाइट नहीं पड़ रही थी, तो जब आपने इसको अब तो यहाँ पे देयर इज नो स्टार्च, दिस इज हैविंग स्टार्च, तो ये वाला हिस्सा ब्लूइश ब्लैक नहीं होगा और ये वाला हिस्सा ब्लूइश ब्लैक होगा, जो कि ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट दे रहे थे, यहाँ पे लाइट नहीं दे रहे थे। वेरीगेटेड लीफ में क्या था, जो ग्रीन पार्ट था वो लाइट ट्रैप कर लेता रहा था, जो व्हाइट पार्ट था इट वाज नॉट एबल टू ट्रैप लाइट। हाँ ये भी पता चल रहा है, नहीं बट प्राइमरीली अभी जैसे वो जो ब्लैक वाला है तो उसमें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, लेकिन सनलाइट को ट्रैप, क्लोरोफिल का काम क्या है, वो सनलाइट ट्रैप करना है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसके भी कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखिए इस पे सनलाइट पड़ रहा है और नीचे वाले में जैसे यहाँ क्लोरोफिल था, जो ब्लैक वाला था ये कवर्ड था, है ना, तो यहाँ पे सॉरी ब्लैक पेपर से कवर्ड था, नीचे क्लोरोफिल था, लेकिन उस क्लोरोफिल को सनलाइट नहीं मिल रहा था इसलिए स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुआ था। तो इट इज समहाउ सनलाइट इज नॉट गेटिंग इनटू इट। व्हाइट वाले पार्ट में भी सनलाइट नहीं जा पा रहा था क्योंकि क्लोरोफिल नहीं था। यहाँ डार्क पेपर कवर कर दिया, क्लोरोफिल है लेकिन सनलाइट नहीं पड़ रही। तो दोनों सिचुएशन में बेसिकली जिस हिस्से को सनलाइट नहीं मिला उस हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ इसलिए स्टार्च नहीं बना और इसलिए वो ब्लूइश ब्लैक कलर या पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, तो आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट था दैट वाज दिस, कि जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी वो ब्लूइश ब्लैक कलर का होगा, और अगर कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आपको ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं मिलता। तो प्राइमरीली आपका फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में हो रहा है, चाहे ये कह ले जहां क्लोरोफिल रिच पार्ट है वहां हो रहा है, और सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, ये ग्रीन पार्ट ही करता है। ये म्यूचुअल है बेसिकली, बट आप चाहें तो इसे पिगमेंट रिलेटेड मान लें चाहे लाइट रिलेटेड मान लें, दोनों तरह से ये जस्टिफाइड है। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने CO2 को चेक रखा था। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि CO2 रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक पॉटेड प्लांट लिया। पॉटेड प्लांट का मतलब वो एक पॉट में है, ये जो लीफ है इस लीफ का इन्होंने जैसे आधा हिस्सा क्या है, एक कॉर्क वाली बॉटल्स में जो भी है आपका वो हिस्सा इन्होंने लीफ का ट्रैप करके रखा था, और इसमें क्या है एक सोल्यूशन था एंड दैट वाज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। क्या था उसमें प्रेजेंट, पोटेशियम। तो लीफ का आधा हिस्सा एक्सपोज था, आधा हिस्सा इस ग्लास बॉटल के अंदर था। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि क्या क्या, पहले तो नॉर्मल इस हिस्से को अवेलेबल है, तो ये पॉटेड प्लांट है तो इसे वाटर मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप पानी डालते होंगे, पॉट अलग हो नहीं रखा है तो इसे वाटर मिल रहा है। एयर को एक्सपोज है तो इसे CO2 मिल रहा है। सनलाइट भी है, भाई लाइट पड़ ही रही है
और साथ ही साथ ग्रीन पार्ट है तो आपका क्या है, क्लोरो क्लोरोफिल भी है। तो यानी लीफ के इस हिस्से को सारे कंपोनेंट मिल रहे हैं। अब वो जो ग्लास बॉटल के अंदर लीफ का आधा हिस्सा आपने डाला हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है देखें, ये प्लांट से अटैच है तो इससे H2O मिला, अभी कटा हुआ तो है नहीं, ठीक है। फिर सनलाइट, ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो सनलाइट भी है, ग्रीन हिस्सा है तो क्लोरोफिल भी है, ठीक है। लेकिन ये जो लीफ का ये हिस्सा है, ये जिस एयर को एक्सपोज है, दिस एयर हैज नो CO2, नो कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी CO2 इस एयर में प्रेजेंट है, उस CO2 को ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह बना लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पे जो एयर है उसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, CO2 नहीं प्रेजेंट है। तो आपने ये चीज भी कर लिया कि आपने मान लीजिए 3 दिन इस तरह से रखा, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में रखा और ये वाला पार्ट पूरा एक्सपोज था। अब आप इस लीफ का ये जिसका हाफ हिस्सा ऐसे था, हाफ हिस्सा ऐसे था, अगेन आप इसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो जब आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे ये वाला हिस्सा पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट दे रहा है, ये वाला हिस्सा नहीं दे रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में किस चीज को जस्टिफाई किया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। देन गेट्स अ सेकेंड वो जिसे हम कहते हैं कि आपका, वैसे अगर कहीं पूछा जाए कि KOH का पर्पस क्या है, तो वो फिक्स कर देता है CO2 को, या इट एब्जॉर्ब CO2, जो भी आप कह लें वो जस्टिफाई कर ले। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर आपका एक बेल जार एक्सपेरिमेंट था, जो कि वही आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था। किसके द्वारा कंडक्टेड था, अरे वो चूहे वाला नहीं बताया गया था, और जूनियर क्लास में रहा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा किया गया है, उनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको नीट में जब साइंटिस्ट लोगों का नाम पूछा जाता है तो इनका नाम इज्जत से लीजिएगा, जोसेफ प्रिस्ले। और इनके द्वारा जो कंडक्ट हुआ था, दैट वाज बेल जार एक्सपेरिमेंट। हाँ, ईयर ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नेम इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, ईयर लिखा हुआ है, लेकिन आपको साइंटिफिक साइंटिस्ट नेम पे फोकस ज्यादा रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक खास तरह का जार लिया जो कि बेल शेप का था, है ना। उस जार का इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट ये बताने के लिए था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो वाइटल गैस प्रोड्यूस होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन। साथ ही साथ आपका वो जो ऑक्सीजन है वो कंबशन के लिए भी चाहिए, या बर्निंग के लिए, बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए भी चाहिए, है ना। और जो भी हार्मफुल गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। बर्निंग से हम क्या प्रोड्यूस होता है, CO2। तो उस CO2 को फिक्स करने का काम कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि एक जार लिया, उस जार के अंदर इन्होंने एक, मान लीजिए आपका कैंडल बर्न किया, और इसके अंदर एक छोटू सा चूहा छोड़ दिया, ठीक है। इसको ऐसा जो भी है, इसकी टांगे वांगे कर दो और पूछ कर दो। तो जब इन्होंने ये बेल जार में ये चूहा, और मतलब एक कैंडल जलाई, उसके अंदर एक चूहा छोड़ा और उसको बेल जार उसके ऊपर रख दिया। तो ये जब जार है, ये ग्लास जार है, ये एक तरह से सील कर दिया। अगर नहीं भी सील हुआ है तो आप क्या करो, इसके ऊपर एक जैसे एक वैसलीन की लेयर डिपॉजिट कर दो। तो वैसलीन या आटा, जैसे कई बार बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना, तो आप आटे से सीलिंग करते हो। तो आपने जब वो आटा सील कर दिया तो इसने क्या करा, बाहर से अब कोई एयर अंदर एंटर नहीं कर पा रही है। जब ये कैंडल बर्न हो रही है तो बर्निंग के लिए आपको कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी ये जो है जलेगा, अदरवाइज ये बुझ जाएगा। जब ऑक्सीजन खत्म तो आफ्टर सर्टेन पीरियड माइस भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी मर गए, ये भी मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं थी। फिर हाँ, इन्होंने एक दूसरा सेटअप तैयार करा। उस दूसरे सेटअप में इन्होंने इस बेल जार के अंदर एक पॉटेड प्लांट को रख दिया। ठीक है। अब जब इसके अंदर इन्होंने एक जो भी है आपका पॉटेड प्लांट रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ फ्लावर जैसा कर दीजिए। जब ये पॉटेड प्लांट रख दिया तो इन्होंने अब देखा कि यहाँ पे जो है आपकी कैंडल जो है बुझ गई थी, इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड। और यहाँ पे क्या होगा, योर कैंडल इज स्टिल बर्निंग एंड इवन। और यहाँ पे जो माइस है, आप दूसरे सेटअप में दिखाते हैं कि जब थोड़ी देर बाद कैंडल बुझ गया, माइस जो डेड माइस होता है ऐसा उसे उल्टा कर देते हैं कि वो मर गया, तो वो दिखाते हैं। फिर आप थर्ड सेटअप में जाते हैं, थर्ड सेटअप में दिखाते हैं कि आपका जो माइस भाई है, ही इज लाइक लिविंग, जो भी है ही इज डांसिंग और अपना जो भी कर रहा होगा। तो इन्होंने बोला कि इस वाले सेटअप में जहां पे आपने एक प्लांट प्लेस कर दिया है, योर कैंडल इज ऑल्सो बर्निंग, योर माइस इज ऑल्सो लिविंग एंड प्लांट इज ऑल्सो सर्वाइविंग। तो आपका कैंडल बर्निंग से CO2 रिलीज हो रहा है, माइस के ब्रीदिंग से CO2 रिलीज हो रहा है, उसको प्लांट यूज कर रहा है। प्लांट को वाटरिंग आपने कर रखी थी, सनलाइट वगैरह मिल रही, बाकी सब हो रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये CO2 को फिक्स कर रहा है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय दिस, सो दिस सिस्टम इज सर्वाइविंग। तो ये जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था और इसमें बस यही बताया गया कि जो कहानी लिखी है उसी को टेक्निकली समझा दिया है, पॉइंट वाइज क्या क्या किया। बात बस इतनी सी है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो, आपने पहला एक सेटअप तैयार करा, उसमें ये दोनों बुझ गए। क्यों बुझ गए? क्योंकि आपको बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कैंडल ने बर्निंग में यूज कर लिया, तो देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट, सो माइस आल्सो डाइड, कैंडल आल्सो एक्सटिंग्विशेस। तुम जितनी आसानी से समझा लो, एक दो लाइन में समझा लो, तुम्हें बात पता होनी चाहिए एंड यू कैन ब्रीफ इट इन योर लैंग्वेज। फिर सेकेंड सेटअप में जहां पे आपने प्लांट फिक्स कर दिया था, तो वो जो प्लांट है उसने क्या करा, वो हार्मफुल गैस या वो जो गैस है CO2 है, उसको फिक्स करा और प्रोड्यूस करा ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडल बर्निंग एंड सर्वाइवल ऑफ माइस। ठीक है। तो आपका इससे माइस अलाइव रहा और कैंडल भी कंटिन्यू करी बर्न करने को, और जो प्लांट का पर्पस था, इट रीस्टोर्ड दैट वाइटल एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग। ठीक है। फिर आए आपके जैन ईगन पोजेस। अरे आपका वो होगा ना, क्लोरेला वाला होगा, अरे है ना। जोसेफ प्रिस्ले का आपको जूनियर क्लासेस में शायद पढ़ाया गया था, नाम नहीं लिखा हुआ है, जोसेफ प्रिस्ले का भी तो लिखा हुआ है। तो अब आएंगे जैन इनगेन हुसेस, नाम जैसे इनजेन हाउस कर लें, जो भी कर लें, ठीक है। फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था इस एक्सपेरिमेंट के तहत, अब जैसे आपको हर एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं से लगेगा, जैसे CO2 वाला तो फुल जस्टिफाई हुआ, ऑक्सीजन वाला भी फुल जस्टिफाई हुआ, लेकिन ऑक्सीजन वाले में भी अगर तुम देखो कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लांट CO2 भी फिक्स कर रहे हैं। तो हर एक्सपेरिमेंट में जब एक चीज जस्टिफाई हो रही है ना, तो साइमल्टेनियसली एक और चीज जस्टिफाई हो रही है, जहां वहां क्लोरोफिल भी जस्टिफाई हो रहा था और सनलाइट भी जस्टिफाई हो रहा था। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया जा रहा होगा कि सनलाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस होगा, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अगर सनलाइट नहीं पड़ी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सनलाइट भी इससे समहाउ रिजेंबल कर रहे हैं, कि मतलब उसका भी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, और आपका फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ऑक्सीजन है, ये भी इस एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था कि कोई एक प्लांट है उसको लिया, उसे एक प्लांट को उन्होंने लाइट से एक्सपोज करके रखा है ना, कुछ एक पीरियड के लिए, और कुछ पीरियड के लिए उन्होंने उस प्लांट को डार्क में रखा। तो जब डार्क पीरियड, दैट मींस नो सनलाइट, एंड व्हेन इट इज इनटू सनलाइट देन इट इज की लाइक इट इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्वाटिक प्लांट लिया और उस एक्वाटिक प्लांट का नाम था क्लोरेला नहीं, हाइड्रोला।
उस aquatic प्लांट का नाम था हाइड्रेला। हाइड्रेला का मतलब है ये एक सबमर्ज प्लांट है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है कि इसके स्टेम है, इन पे ऐसे ऐसे लीफ आई रहेगी, ठीक है। इनके इंटरनोड वगैरह पे ऐसे लीफ आई रहती है, तो दैट इज हाइड्रेला। और इन्होंने पाया कि जब ये जैसे एक प्लांट है उसको मान लीजिए एक जार में इन्होंने ऐसे रखा, ठीक है, और उस पे उसके ऊपर इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क भी मान लो लगा दिया, ठीक है, और इस जार में पूरा जैसे पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर वो पानी में डूबा रहने वाला प्लांट है, ठीक है। सपोज मतलब ऐसे तुमने वो ढेर सारे वो मान लो हाइड्रेला वाले प्लांट रख दिए, तो इन्होंने ये जो जार है जिसमें आपने क्या करा है, जार है ट्रांसपेरेंट है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका क्या होगा कि इस प्लांट को जो भी भाई वाटर नहीं होगा तो CO2 डिजोल्व होता है आराम से। CO2 रिलेटिव टू ऑक्सीजन, CO2 इज मोर डिजोल्व इन वाटर, तो CO2 प्रेजेंट है। तो इन्होंने इस सेटअप को कुछ दिन सनलाइट में रखा और कुछ दिन बिना सनलाइट का रखा। तो जब इन्होंने बिना सनलाइट का रखा और इसको ऑब्जर्व करा, तो इसके लीफ के आसपास इन्हें जो है कोई भी बबल्स नहीं दिख रहे थे। क्या नहीं दिख रहे थे? बबल्स नहीं दिख रहे थे। जब ये सनलाइट में नहीं है तो ये प्लांट तो है, मतलब जो भी चीज है, बट इसके आसपास बबल नहीं दिख रहे। लेकिन जब इस प्लांट को अभी सनलाइट में आपने रख दिया है, तो इसके लीफ के आसपास जैसे होता नहीं, कभी कभी आप बॉटल में पानी रखो तो उसमें ऐसे बबल्स डिपॉजिट होते हैं ना, कहीं आप थोड़ा सा उसको हिलाते हो डिस्टर्ब करते हो तो बबल्स डिस्टर्ब होते हैं। तो वही ऑक्सीजन वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब सनलाइट पड़ रही है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिसका रिजल्ट है कि वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एंड दैट ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग बबल सराउंडिंग द प्लांट, ठीक है। तो दैट बबल इज फॉर ऑक्सीजन, और सनलाइट पड़ा तभी फोटोसिंथेसिस हुआ और तभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब आपने प्लांट को डार्क में रखा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, ग्रीन प्लांट था, पर उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रहा था। हाँ। हम्म। जो डीप वाले हैं, पहला तो अगर तुम देखो एल्गी वेल्गी का देखो, एक तो होते हैं सरफेस वाले, है ना, जो शैलो पार्ट में होते हैं, और एक होते हैं जो डीप वाले होते हैं। तो डीप वाले जो है उनको उतना मतलब उनका उतना एफिशिएंट नहीं होता है, वो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं रिलेटिव टू जो सबमर्ज है। दे आर लाइक शैलो, एकदम डीप उसमें नहीं होते, दे आर मोर ऑफ शैलो काइंड। वहां पे जैसे एक बेंथिक जोन होता है, एक पेलाजिक जोन होता है, तो एक वो जोन जहां तक लाइट पड़ती है और एक वो जोन जहां लाइट नहीं पड़ रही होती है, तो वो और इनग्रेडेड उनमें मतलब आप कह लें कि कीमो या वो चीजें होती है, या कम लाइट में। आपके प्लांट्स में भी दो तरह के होते हैं, जैसे शॉर्ट डे होता है, लॉन्ग डे होता है, और आपका न्यूट्रल होता है। तो कुछ लाइट की उतने अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, हल्का फुल्का अगर हल्की फुल्की भी विजिबिलिटी है तो उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। कुछ को बहुत ब्राइट लाइट चाहिए, जिस एक छाया में भी ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो छाया में भी मतलब हल्की फुल्की तो लाइट आ रही है ना, ऐसा तो है नहीं रोशनी नहीं है, लेकिन वो छाया में बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाते। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप चाहे धूप में रखें चाहे छाया में रखें, आप शो के रूप में उन प्लांट को रखें, वो ग्रो करते रहते हैं। आपने दिन में रखा जो भी रखा वो सर्वाइव करते हैं। तो सनलाइट जरूरी है, बट इसमें इसमें बस यही है कि मतलब कितना क्रूशियल है। सब प्लांट के साथ ये जस्टिफाई हो जाता, तो ये कोई भी प्लांट लेके इस चीज को जस्टिफाई कर देते। इन्होंने एक स्पेसिफिक प्लांट लिया है, और उसमें भी ये जो फ्लोटिंग है ये जनरली शैलो पार्ट में होते हैं, बहुत डीप उसमें नहीं होते। पॉन्ड में भी सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, ऊपर पानी चमक रहा है तो नीचे भी रोशनी हो ही जाती है। सी और ओशन बेड पे डेफिनेटली जैसे आप पाते होंगे ना कि वो डीप उसमें क्या आते हैं आपके रेड एल्गी वगैरह होते हैं ना, वहां पे ग्रीन वाला नहीं है, लेकिन वो भी हल्की फुल्की वो जो इंफ्रारेड टाइप की जो रेज हैं उन सबको थोड़ा बहुत ले पाते हैं। डीप सी वाटर में वार्म कंडीशन और डीप सी वाटर में आपका रेड एल्गी होता है, वहां पे हम ग्रीन का बात नहीं कर रहे होते। ग्रीन इज मोर इनटू शैलो पार्ट, ठीक है। तो प्राइमरली इनके द्वारा, बाकी आपके एसेसरी पिगमेंट्स भी हैं।
क्या? तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन हुआ है ना वो लाइट की प्रेजेंस का हुआ है कि अगर सनलाइट पड़ रही है प्रॉपर तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट आया और जिसमें आया आपका जूलियस वॉन सैक्स। उन्होंने भी एक्चुअली ये प्रूव करा था कि फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट जो है आपका ग्लूकोज होता है और वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में प्रोड्यूस हुआ होता है। तो वो जो आपको स्टार्च आयोडीन टेस्ट कर रहे हो या ग्रीन सारी चीजें डाल दी तो जहां जहां फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहां वहां ही आपको स्टार्च मिल रहा है। ठीक है, हाँ तो आपका क्या था? टेक्निकली मोहिनी से भी पूछा होगा तो किस रेस्पेक्ट में पूछा था? ओके। फिर आया एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एंगलमैन के द्वारा। इस एक्सपेरिमेंट के तहत आपको ये बताया गया था कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है और लाइट की कौन सी वेवलेंथ कम फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक ग्रीन प्लांट लिया था या जो भी एल्गी लिया था एंड दैट एल्गी वाज क्लैडोफोरा। इन्होंने एक एल्गी ली थी, ये एल्गी आप इसे एक ग्रीन एल्गी मान लें। ठीक है, इस एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा। इसको एक जैसे एक सिस्टम में डाला, वहां पे ये इन्होंने एल्गी को अभी प्लांट जैसा कुछ भी करके मान लो, अभी इसको ऐसा कुछ प्लांट जैसा एज्यूम कर लो, इसका स्ट्रक्चर जो भी होगा। और इन्होंने पाया कि इसके ऊपर इन्होंने लाइट किससे डाली, एक प्रिज्म की मदद से डाली। जब इसके ऊपर इन्होंने एक प्रिज्म की मदद से डाली तो लाइट का डिस्पर्जन हुआ। प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट करता है। और आपके लाइट में क्या है, 7 वेवलेंथ्स है, दैट इज वेब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। नॉर्मली आपका जो सनलाइट है उसके 3 कंपोनेंट है। ठीक है, आपका जो सनलाइट है उसका क्या होता है, देयर इज 3 कंपोनेंट। एक हुआ आपका यूवी रेंज, एक होता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है आपका इंफ्रारेड। ठीक है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है दैट इज अल्ट्रावायलेट, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है दैट इज इंफ्रारेड, है ना। तो आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आप मान ले दिस इज 400 टू अप्रोक्सीमेटली 750 या 700 नैनोमीटर तक ये आपकी विजिबल रेंज है। जो सनलाइट व्हाइट लाइट आप देखते हैं वो इस वेवलेंथ के बीच में है। इससे इधर वाली इज अल्ट्रावायलेट, ये भी हमको विजिबल नहीं होती है। और इससे इधर वाली वो आपकी हीट जनरेटिंग है एंड दैट इज इंफ्रारेड। तो आपकी लाइट का ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फोटोसिंथेसिस। अब इन्होंने कहा कि जो व्हाइट लाइट है उस व्हाइट लाइट में भी देयर आर 7 कलर्स। तो विच कलर इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन फोटोसिंथेसिस? नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि प्लांट्स ग्रीन है तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होनी चाहिए, ग्रीन लाइट के रीजन में होनी चाहिए। ठीक है, पर जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया तो यहां पे इन्होंने आपका जैसे वाटर पड़ा हुआ है, प्रिज्म से लाइट के 7 कलर्स डाले। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक खास तरह का मतलब बैक्टीरिया भी डाला हुआ था और वो बैक्टीरिया था एरोबिक बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया था, एरोबिक बैक्टीरिया। तो उन्होंने पाया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा कौन कौन सी रेंज में पाया जा रहा है, या तो ब्लू वाले रीजन में, वायलेट इंडिगो ब्लू वाले रीजन में पाया जा रहा है, या वो ऑरेंज रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जा रहा है।
बट जो ग्रीन वाला है वहां पे बैक्टीरिया सबसे कम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या पाया, इस एक्सपेरिमेंट में दो ऑर्गेनिज्म है, एक है एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लांट के रूप में क्या है आपका क्लैडोफोरा विच इज ग्रीन एल्गी। लाइट की आपको 7 वो दिए गए हैं, तो नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि जो पार्ट जितना ग्रीन है वो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, और अगर उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि हम कहते हैं क्लोरोफिल इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर। बट टू हिज सरप्राइज उन्होंने पाया कि एरोबिक बैक्टीरिया वो है जिसे ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो वो जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो ब्लू रीजन में पाया जा रहा है या रेड रीजन में पाया जा रहा है, बट वो ग्रीन वाले जोन में तो पाया ही नहीं जा रहा है। और ग्रीन वाले जोन में नहीं पाया जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो पहला इस एक्सपेरिमेंट के तहत ये बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा आपकी किस में हो रही है, ब्लू रीजन में हो रही है या रेड रीजन में हो रही है, बट जो सबसे कम हो रही है वो किस रीजन में हो रही है, ग्रीन रीजन में, मतलब नील, इट इज नॉट इवन अकरिंग देयर। तो ये चीज आप बहुत सिंपल उससे समझें कि अगर ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस में, पहला कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी कलर का क्यों दिखता है, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है उस कलर का वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, और जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो रेडिएशन हमको नहीं दिखती है। ब्लैक कलर इज वन विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन, ठीक है। इसीलिए आपको समर्स में क्या कहते हैं, यू शुडंट बी वेयरिंग ब्लैक, क्योंकि वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है जिससे हीटिंग होती रहती है। और वही आपका लाइट कलर है, व्हाइट कलर है, वो सारा इसीलिए कहते हैं व्हाइट इज कूलिंग, क्योंकि वो सारे रेडिएशंस को क्या कर देता है, एमिट कर देता है। तो सारे रेडिएशंस जब आपको वो होते हैं तो उनका जो ब्लेंड है वो आपको व्हाइट रिफ्लेक्शन मिलता है। तो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स है, मतलब हम तो ये मान लेते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का वो पिगमेंट आपको दिखता है, बट दैट पिगमेंट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स other radiation and what color it reflect backs, it reflect backs green कलर। तो ग्रीन कलर वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन आपका वो जो है वायलेट वाला रेंज, रेड वाला रेंज, ब्लू रीजन और रेड रीजन, ये दोनों रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है और इसी में फोटोसिंथेसिस होती है, और इसीलिए आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आप देख लेना, अदरवाइज कल अलोंग विद नोट्स, कल नहीं मतलब ऑन ट्यूसडे हम मिलते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए गुड बाय, टाटा बाय, गुड बाय करनी पड़ा। तुम वो टॉपिक तो देखो।